इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना। प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, कृपया मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप न करें। नेक्स्ट है हरी अप, जल्दी करना या जल्दी करो। ओके, हरी अप और वी ऑल मिस द ट्रेन, हरी अप और वी ऑल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट है वर्थ का मतलब होता है लायक या फिर योग्य। ही इज़ वर्थ प्रेजिंग, ही इज़ वर्थ प्रेजिंग, वर्थ प्रेजिंग का मतलब है वह तारीफ के काबिल है या वह तारीफ के लायक है। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, उकसाना, जलन पैदा करना। His arrogant nature always irritates me, इसका मतलब होता है उसका घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे चिढ़ाता है। इरिटेट आपने काफ़ी बार यूज़ भी किया है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। चीयर्स का मतलब होता है संजोना, दुलारना, पालन पोषण करना। ओके, आई विल चीयर्स हर मेमोरीज फॉर एवर, आई विल चीयर्स हर मेमोरीज फॉर एवर, मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए सजो के रखूंगा। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, सनक या फिर धुन, जिसे हम पागलपन कह देते हैं ना। सी हैज़ एन ऑब्सेशन फॉर मनी, मतलब हम कह देते हैं ना उसे पैसों का जुनून है या उसे पैसों की सनक है या उसके सर पर पैसों की धुन सवार है। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। सी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, उसने अपने अपमान का बदला लिया। सरकमटेंस का मतलब होता है परिस्थिति या फिर हालात। ओके, ही वॉज ए विक्टिम ऑफ सरकमटेंस, ही वॉज ए विक्टिम ऑफ सरकमटेंस, वह परिस्थिति का शिकार था। ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या फिर अवसर। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर हमें सही मौके का इंतजार है। एडमायर, तारीफ करना या फिर सराहना करना। आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क, मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा करती हूँ। ठीक है, या करता हूँ, यहाँ पे हर की बजाय ही आ जाएगा। कन्फेंस का मतलब होता है पाप स्वीकृति, दोष स्वीकार करना, मतलब कि अपनी बुराई को स्वीकार करना। आई वॉन्ट टू कन्फेंस समथिंग, मतलब कि मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम कन्फेंस का यूज़ कर सकते हैं। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन, दम घुटना, सांस रुकना, जिसे हम कह देते हैं ना कि हमें कुछ परेशानी हो रही। ही डाइड ऑफ सफोकेशन, ही डाइड ऑफ सफोकेशन, वह दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि लिफ्ट वगैरह का, उसमें हो जाता है। बोदर यानी कि परेशान करना, तंग करना। आई डोंट वॉन्ट टू बोदर यू, आई डोंट वॉन्ट टू बोदर यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ओके, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, हट्टी। आजकल जैसे कि बच्चे काफ़ी स्टबर्न होते हैं। हैज़ ए स्टबर्न चाइल्ड, हैज़ ए स्टबर्न चाइल्ड, वह एक जिद्दी बच्चा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है टफ, कठिन, कठोर या फिर सख्त। ही वॉज ए टफ डिसीजन टू मेक, ही वॉज ए टफ डिसीजन टू मेक, यह एक कठिन निर्णय था। ओके, नेक्स्ट है डिस्टोरी का मतलब होता है तबाह करना, बर्बाद करना, नष्ट करना। डिस्टोरी, हर एक्शन विल डिस्टोरी हर एक्शंस विल डिस्टोरी हर, उसकी हरकतें उसे बर्बाद कर देंगी। ओके, नेक्स्ट है जस्टिफाई सही साबित करना या फिर उचित ठहराना। जस्टिफाई, हर इल बिहेवियर टुवर्ड हर पेरेंट्स कांट बी जस्टिफाइड, इसका मतलब यह है कि उसके माता पिता के प्रति उसके बुरे व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता या फिर सही साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। कंपल्सरी का मतलब होता है आवश्यक या फिर अनिवार्य। ये काफ़ी एग्जाम्पल वोकेबलरी है। स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल, मेरे स्कूल में तैरना आवश्यक था। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन करना, लालन पालन, परवरिश या फिर पालन पोषण। सी हैज़ हैड ए गुड अपब्रिंगिंग, ओके, उसकी अच्छी परवरिश हुई है या फिर उसकी अच्छी पालन पोषण हुआ है। बर्डन, बोझ, भार या फिर बोझ लादना। बर्डन का मतलब होता है सॉरी आई हैव बिकम ए बर्डन टू यू, सॉरी आई हैव बिकम ए बर्डन टू यू, माफ़ करना मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। ओके,
नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अलाउ। अलाउ अनुमति देना या फिर आज्ञा देना, अनुमति देना या फिर आज्ञा देना। हर पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट। हर पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट, उसके माता पिता उसे देर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे। नेक्स्ट है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब है फिर से शुरू करना या संक्षिप्त विवरण। रिज्यूम, सी विल रिज्यूम वर्क आफ्टर द बेबी इज born। सी विल रिज्यूम वर्क आफ्टर द बेबी इज born। बच्चे के जन्म के बाद वह काम फिर से शुरू करना चाहता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, स्पष्ट या फिर साफ। It will be done in a transparent way. It will be done in a transparent way. यह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा या फिर स्पष्ट रूप से किया जाएगा। Humiliate, humiliate का मतलब होता है अपमान करना या फिर नीचा दिखाना। Why do you always try to humiliate me? Why do you always try to humiliate me? तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? नेक्स्ट है एंथीशियाट। एंथीशियाट का मतलब होता है समर्थक या फिर उत्साही। He is a car enthusiast. He is a car enthusiast मतलब वह एक कार उत्साही है या वह एक कार प्रेमी है। ओके, फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व। ये ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हम बोल सकते हैं उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस का मतलब होता है मंजिल, लक्ष्य या फिर गंतव्य। ही हैव रिच्ड आवर डेस्टिनेशंस मतलब कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित, अचानक या फिर आकस्मिक। द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट रन दियर प्लान मतलब कि इसका ये होता है कि मेहमानों के अप्रत्याशित या फिर अचानक से आगमन से उनकी योजना को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, अंतर करना या फिर पक्षपात करना। यू मस्ट लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। इसका मतलब ये होता है कि उसने या फिर तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव करना सीखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली या फिर भाग्यवान। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव ए वंडरफुल फैमिली। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव ए वंडरफुल फैमिली। मैं एक अद्भुत परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ या फिर भाग्यवान हूँ। ओके, नेक्स्ट होता है वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, क्रूरता या फिर बल प्रयोग। वायलेंस, द फिल्म इज़ फुल ऑफ वायलेंस मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि फिल्म हिंसा से भरी है, जैसे आजकल की मारपिटाई वाली मूवीज़ आ रही है। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना या फिर चिंतित होना। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ वह उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था। नेक्स्ट वर्ड है गोल। गोल लक्ष्य या फिर उद्देश्य। लक्ष्य या फिर उद्देश्य। माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज टू गेट सक्सेसफुल। इसका मतलब ये होता है कि जीवन मेरा अंतिम लक्ष्य सफल होना है। नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, ढीठ या फिर असभ्य। आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर। आई हेट हर इंसोलेंट बिहेवियर इसका मतलब है कि मुझे उसके बदतमीजी व्यवहार से नफरत है। नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना या फिर प्रभावित करना। अफेक्ट प्रभाव डालना या फिर प्रभावित करना। योर ओपिनियन विल नॉट इफेक्ट माई डिसीजन। योर ओपिनियन विल नॉट इफेक्ट माई डिसीजन आपकी राय मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, अहंकारी या फिर घमंडी। ओके, ही इज सो एरोगेंट मतलब कि हम बोल सकते हैं वह बहुत घमंडी है या फिर बहुत अहंकारी है। ओके, विल पावर। विल पावर होता है इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति या फिर मनोबल। आई डोंट हैव द विल पावर एक्सरसाइज। आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज मेरे पास व्यायाम करने की इच्छा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वोकैबुलरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हम जो आपके लिए हेल्पफुल हो हम वही वीडियो
ला रहे हैं। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हम इस सीरीज को अभी कंटिन्यू रखेंगे। कल फिर इसी तरीके से एक और एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए, जो आपकी एग्ज़ाम और आपकी डेली लाइफ के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। एवरी पर्सन हैज़ हिज रिलीजियस बिलीफ। हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है। जैसे सभी व्यक्ति होते हैं, जैसे मुस्लिम होते हैं, सिख, हिंदूज जो भी होते हैं, सभी अपने अपने धर्म में काफ़ी बिलीव करते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि वो अपने रिलीजियस के प्रति काफ़ी ईमानदार है। इंडिविजुअल का जो मतलब होता है वो होता है व्यक्तिगत, और इंडिविजुअल का मतलब ही होता है अकेला मनुष्य, या इंडिविजुअल को हम किसी वस्तु के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर है और ट्रेंडिंग है, आप लोग इसको अच्छे से जानते भी होंगे। आइए हम इसका कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं उसे देखते हैं। इंडिविजुअल जैसे कि हम बोल देते हैं ना, Every individual has the right to speak. Every individual has the right to speak. प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल को अपने बोलने का और या अपने अधिकार के लिए बोलने का अधिकार है। तो हमारा वर्ड है वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। जैसे कि मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ऊपर चीज़ होती है उसे मैं अपनी प्रायोरिटी देती हूँ। जैसे कि मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मतलब मैं अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी दूंगी। प्राथमिकता मतलब इस समाज में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो मेरी फैमिली के प्रति होगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज़। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज़। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने की आवश्यकता है। प्रायोरिटी यानी कि जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हाँ, वो होती है हमारी प्रायोरिटी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है अलग थलग, हटकर या एकांत प्रिय। काफ़ी लोगों का जो नेचर होता है वो रिक्लेसिव होता है। रिक्लेसिव का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो अलग अलग रहते हैं या एकांत में अधिकतर रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, वो सबसे अलग होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, माई फ्रेंड लीव्स ए रिक्लेसिव लाइफ। मेरा मित्र जो है वो एकांत प्रिय जीवन जीता है, यानी कि उसको बहुत सारी भीड़ में रहना पसंद नहीं है। वो अधिकतर कैसे है, अकेला ही, या एक मतलब उसको बिल्कुल शांत माहौल पसंद होता है। तो उन लोगों के लिए हम रिक्लेसिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी काफ़ी लोग होंगे, कुछ लोग तो काफ़ी सामाजिक होते हैं। हसब का मतलब होता है छिपाना। हसब का मतलब होता है छिपाना। जैसे कि हम अपनी बहुत सारी कमियों को छिपा लेते हैं, उसे हम हसब बोलते हैं। या कोई हमारी एक आधी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि डोंट हैसअप योर मिस्टेक। डोंट हैसअप योर मिस्टेक, अपनी गलती मत छिपाओ। जैसे हम हाइड यूज़ करते हैं, हमारे जिस तरीके से हम हैसअप भी यूज़ करते हैं। डोंट हैसअप योर मिस्टेक, अपनी गलती मत छिपाओ। ओके, तो इस तरीके से हम ये हैसअप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइक। लाइक का मतलब जो होता है वो होता है एक जैसा। लाइक का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कोई सामान लेके आते हैं, वो एक जैसा हो जाता है। माई सिस्टर एंड आई आर अलाइक, मतलब मैं और मेरी बहन एक जैसे हैं। माई सिस्टर एंड आई आर लाइक, मेरी बहन और मैं एक जैसे हैं। जैसे कि हम अलाइक का यूज़ हम अधिकतर ट्विंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई जुड़वा चीज़ होती है अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है एक दूसरे से अलग, असमान या भिन्न। अनलाइक का मतलब होता है एक दूसरे से अलग, एक असमान या फिर भिन्न होना। सी इज़ वेरी अनलाइक हर मदर, वो अपनी माँ से बहुत अलग है। सी इज़ वेरी अनलाइक हर मदर, वह अपनी माँ से बहुत अलग है। बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि जैसे मतलब हम में बहुत अच्छी क्वालिटियाँ हैं, लेकिन मतलब हमारी जो डॉटर है या हमारी मदर है उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज के टाइम में कि हम बहुत अपनों से काफ़ी अलग अलग होते हैं, तो ऐसे बोल देते हैं ना अनलाइक। अनलाइक का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को नापसंद करने लगे। अनलाइक का मतलब होता है कि कोई चीज़ अलग होना। रोस्ट का जो मतलब होता है वो होता है सबसे ख़राब या बेहतरीन। सबसे ख़राब या फिर बदतरीन। मतलब बदतरीन का ऐसा नहीं, सॉरी वो बेहतरीन मुंह से निकल गया था। बदतरीन का मतलब होता है भद्दा। इट वॉज द रोस्ट न्यूज़ येट। इट वॉज द रोस्ट न्यूज़ येट, यह अब तक की सबसे बुरी खबर थी।
अगला लिस्ट में हमारा नंबर है ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार या फिर कभी कभी। ओकेजनली कभी कभार या फिर कभी कभी, मतलब बहुत टाइम के बाद होता है, कभी कभी होता है। जैसे बोल देते हैं ना कि ये तो कभी कभार हो ही जाता है, या हम ये काम कभी कभी करते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ओकेजनली। वी ओकेजनली मीट फॉर ए ड्रिंक। वी ओकेजनली मीट फॉर ए ड्रिंक, हम कभी कभी ड्रिंक के लिए मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है इसे आप अच्छे से जानते होंगे। कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ या प्रशंसा। जैसे कि हम किसी को कह देते हैं तुम बहुत सुंदर लग रही हो, वो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट होता है। सी कॉम्प्लीमेंटेड ए चाइल्ड ऑन हिज गुड बिहेवियर। सी कॉम्प्लीमेंटेड ए चाइल्ड ऑन हिज गुड बिहेवियर। उसने एक बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की। उसने एक बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की। जैसे हम कहीं जाते हैं तो कोई एक होता है ना, जैसे कि उसकी हम मतलब ऑटोमेटिकली मुंह से निकल जाती है कि वो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट देना होता है। इसी लिस्ट में हमारा अगला वर्ड है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत या अत्यधिक। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब किसी, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कि बोल देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, या वो बहुत मतलब अपने आप को लेके अत्यधिक क्या रहता है, कॉन्सेंस रहता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टील एक्सिट इन मनी रूरल एरिया। एक्सट्रीम पॉवर्टी स्टील एक्सिट इन मनी रूरल एरिया, तो इसे हम बोल देंगे कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक गरीबी मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये एक्सट्रीम का यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीम भी एक एक्स्ट्रा वर्ड से ही निकला हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या फिर धीमी आवाज़ में बोलना। इसके ऊपर सेंटेंस गाइज आप हमें बनाकर सेंड करोगे, यानी कि आप कमेंट बॉक्स में ये सेंटेंस आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो बनाकर आप हमें भेजोगे। और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये सेंटेंस आप कैसे यूज़ करोगे। ओके बाय। ऑनर। ऑनर होता है इज्जत या फिर सम्मान। किसी का इज्जत करना या सम्मान करना होता है ऑनर। माई ऑनर इज एट स्टक। माई ऑनर इज एट स्टक। स्टक मीन्स होता है दांव पर। कोई चीज होती है ना दांव पर लगा दी, स्टक मीन्स होता है कि ये चीज मेरी दांव पर लगी है। यहाँ पर इसका जो मीन्स है माई ऑनर इज स्टक का, वो है मेरी इज्जत दांव पर लगी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल निशु क्लासेस। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा और असुविधाजनक। ठीक है, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा या असुविधाजनक। आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू टू एनी इनकन्वीनियंस। मैं आपको किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता। ये वर्ड मीनिंग के साथ मैंने थोड़े वाक्य बनाए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अपराइट। अपराइट यानी कि सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा या न्यायी। अपराइट के इतने सारे मीन्स होते हैं, आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस के आगे पीछे लगा सकते हो। अपराइट यानी कि सीधा, ईमानदार, शरीफ, सच्चा, न्यायी। आई नो ही इज एन अपराइट मैन। मुझे पता है वह शरीफ आदमी है। अपराइट यहाँ पे देखो शरीफ लगा है, यहाँ पे ईमानदार भी लगा सकते हैं आप, सच्चा और न्यायी भी लगा सकते हैं। इनका सबका एक ही मीन्स होगा। आई नो ही इज एन अपराइट मैन। मुझे पता है वह शरीफ आदमी है, मुझे पता है वह सीधा आदमी है, या मुझे पता है वह ईमानदार आदमी है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। स्नोर यानी कि खर्राटे लेना। स्नोर का मीन्स होता है खर्राटे लेना। I saw you snoring when you were sleeping. I saw you snoring when you were sleeping. मैंने तुम्हें खर्राटे लेते हुए देखा है जब तुम सो रहे थे। सोते हुए खर्राटे लेते हैं आई थिंक, बट चलो कोई बात नहीं। स्लैंग। स्लैंगर का जो मीन्स होता है वो होता है बदनामी, निंदा, अपशय, झूठा कलंक लगाना। यानी कि किसी को झूठा बदनाम कर देते हैं ना, उसको हम स्लैंगर बोलते हैं। तो इसे हम वाक्य में इस तरीके से यूज करेंगे। She was accused to slandering her former boss. accused का मतलब होता है किसी पर कलंक लगाना। She was accused of slandering her former boss. उन पर
अपने पूर्व बॉस को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। उन पर अपने पूर्व बॉस यानी कि पहले बॉस को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। ओके, आप इस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है राजनयिक, कूटनीति, कूटनीतिज्ञ या व्यवहार कुशल। ठीक है, इस मतलब डिप्लोमेटिक को भी हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने किस सेंटेंस के लिए यूज किया है, तो चलिए देखते हैं। ये डिप्लोमेटिक होता है ना, एक बहुत ही जैसे पॉलिटिशियन वर्ड होता है, इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। वैसे तो हम इसे व्यवहार कुशल के लिए भी यूज करते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल वर्ड है जो आजकल के टाइम में है। सी इज usually a claim and diplomatic woman. She is usually a claim and diplomatic woman. वह आमतौर पर एक शांत और कूटनीतिक महिला है। कर्ज, कर्ज का मतलब क्या होता है, मसलना या चूर चूर करना, कुचलना या प्रेमासक्त होना। ठीक है, कर्ज इसे, इस वाले वर्ड को हम 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको जो बताया है, मसलना, चूर चूर करना, कुचलना या प्रेमासक्त होना, इनके लिए यूज करते हैं। लेकिन कर्ज वर्ड जो आजकल है वो काफी ट्रेंडिंग वर्ड है, जो आप आजकल काफी सुनते भी होंगे। तो हमें उसे किस तरीके से यूज करना है, तो चलिए देखते हैं। डोंट कर्स दिस बॉक्स, देयर आर फ्लावर इनसाइड। इस बक्से को मत तोड़ो। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य या परिणाम। एविडेंस ये भी काफी ट्रेनिंग वर्ड है। हैव यू गॉट एनी एविडेंस टू सपोर्ट दिस एलिगेशंस? क्या आपके पास इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत है? ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके पास इस आरोप के साक्ष्य में कोई सबूत है या कोई परिणाम है। इस तरह मतलब प्रमाण है, एविडेंस, सॉरी थोड़ा मिस्टेकिंग हो जाता है। सबूत, साक्ष्य और प्रमाण ये एविडेंस के लिए यूज होते हैं। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, मान्यता देना। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना या फिर मान्यता देना। डिड यू रिकॉग्नाइज मी, डिड यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना, या फिर क्या तुमने मुझे किसी चीज के लिए बोल देते ना मान्यता दी, डिड यू रिकॉग्नाइज मी। तो इस रिकॉग्नाइज मीनिंग को भी हम 2 से 3 वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि आपको किस सेंटेंस के लिए क्या मीनिंग चाहिए। वर्ड है वो है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला दबाना या गला घोटना। स्ट्रेंगल का मीन्स होता है गला दबाना या फिर गला घोटना। वी नाउ दैट ही वॉज स्ट्रेंगलड, वी नाउ दैट ही वॉज स्ट्रेंगलड, हमें पता है उसका गला घोटा या फिर दबाया गया है। ठीक है, उसका गला घोटा या दबाया गया है। मैस, मैस का मतलब होता है मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी या भोजन ग्रह। मैस का मतलब होता है मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी या भोजन ग्रह। देखो ये मुसीबत, झंझट, गड़बड़ी से अलग है भोजन ग्रह। जहाँ पर खाना बनाया जाता है बहुत बड़े उसमें, तो उसे भोजन गृह कहते हैं। अधिकतर आपने ये मैस का नाम कॉलेज या फिर आपने बड़े बड़े हॉस्टल में सुना होगा। आई थिंक ही इज इन डीप मैस, आई थिंक ही इज इन डीप मैस, मुझे लगता है वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। ठीक है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। या फिर हम उसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई थिंक ही लिव इन मैस, मतलब वह मैस में रहता है। तो हमारा मीनिंग है वो है ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है पीटना या छटपटाना। ट्रेस का मतलब होता है पीटना या छटपटाना। Why he's being थ्रेस्ड, Why he's being थ्रेस्ड, उसे क्यों पीटा जा रहा है, उसे क्यों पीटा जा रहा है। थ्रेस का मतलब होता है पीटना या छटपटाना। ओके, इसे हम थ्रेस को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है इल्जाम लगाना या फिर दोष लगाना। एक्यूज इल्जाम लगाना या फिर दोष लगाना। आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग, आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग। एक्यूजिंग, एक्यूजिंग यानी कि इल्जाम, क्या आप मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। इल्जाम को आरोप भी कहते हैं ना, या फिर दोष लगा रहे हैं। हम इस तरीके से इस वर्ड मीनिंग को यूज कर सकते हैं। एक्यूज, एक्यूज इल्जाम, दोष या फिर आरोप। रेस्टिकेशंस, रेस्टिकेशन का मतलब होता है निष्कासन। रेस्टिकेशन का मतलब होता है निष्कासन। इस वर्ड से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। रेस्टिकेशन, रेस्टिकेशन होता है निकासन, यानी कि किसी को निकालना। ओके, इसे हम किस तरीके से वर्ड में यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। हेयर योर रेस्टिकेशन लेटर, हेयर्स योर रेस्टिकेशन लेटर, यह रहा तुम्हारा निष्कासन पत्र। या तुम्हारा जैसे रिजाइन यूज करते हैं ना, इस तरीके से हम रेस्टिकेशन यूज करते हैं। मॉकरी, मॉकरी का मतलब
जो होता है मजाक या उपहास, जिसे हम किडिंग बोलते हैं, मॉकरी, मजाक या उपहास, यानी कि किसी का मजाक या उपहास उड़ाना। ही इज मेड ए मॉकरी आउट ऑफ हिज फैमिली, ही इज मेड ए मॉकरी आउट ऑफ हिज फैमिली, उसने अपने परिवार का मजाक बना दिया, उसने अपने परिवार का मजाक बना दिया। या यहाँ पे हिज फ्रेंड भी यूज कर सकते हैं। मस्टर, मस्टर का मतलब होता है जुटाना या फिर इकट्ठा करना। मस्टर का जो मीन्स होता है वो होता है जुटाना या फिर इकट्ठा करना, ठीक है। या जैसे बोल देते हैं ना, हमने इकट्ठा कर लिया है या जुटा लिया है, या फिर हमने एक जगह बहुत सारी चीजें यूज कर लेते हैं। यू शुड हैव मस्टर्ड सम मोर करेजेस, यू शुड हैव मस्टर्ड सम मोर करेजेस, तुम्हें थोड़ी और हिम्मत जुटानी चाहिए थी। हिम्मत यानी कि क्रेजेस। वो है रेस्क्यू। रेस्क्यू का जो मीन्स होता है बचाव करना या फिर राहत का। आपने काफी सुना होगा, आजकल के टाइम में ऊपर पहाड़ों में बरसात हो रही है तो उसके लिए हम काफी चीज यूज करते हैं। दिस रेस्क्यू ऑपरेशन इज बीइंग हेल्ड अप, बचाव कार्य चल रहा है। जैसे अभी लैंडस्लाइड हो रही है तो वहां पे कहते हैं ना, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि बचाव कार्यस्थल चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवीन। इंटरवीन का जो मतलब होता है बीच में आना या फिर बीच में पड़ना या फिर बीच में हस्तक्षेप करना या फिर बीच में आड़े आना, ठीक है। इंटरवीन का मतलब होता है बीच में आना। आई हैड टू इंटरवीन्स बिटवीन देम, आई हैड टू इंटरवीन्स बिटवीन देम, मुझे उनके बीच हस्तक्षेप करना पड़ा या उनका बचाव करना पड़ा। डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, सोच समझकर। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श या सोच समझकर। वी हैव डिसाइड यू टू गिव यू दिस जॉब आफ्टर मच डेलिब्रेशन, वी हैव डिसाइड यू टू गिव यू दिस जॉब आफ्टर मच डेलिब्रेशन, हमें बहुत सोच समझकर तुम्हें यह नौकरी देने का फैसला किया है। ओके, इसे हम डेलिब्रेशन को या विचार विमर्श कर या सोच समझकर हमने तुम्हें ये नौकरी देने का फैसला किया है। तो इस तरीके से डेलिब्रेशन मीनिंग का हम यूज कर सकते हैं। असोल्ट का मीन्स जो होता है हमला या आक्रमण करना। असोल्ट यानी कि उसने मतलब बोल देते ना, आतंकवादियों ने बच्चों पर हमला कर दिया। ही वॉज असोल्टेड लास्ट नाइट, उस पर कल रात हमला किया गया था। ही वॉज असोल्टेड लास्ट नाइट, उस पर कल रात हमला किया गया था या फिर आक्रमण किया गया था। तो असली जो होता है ये एक जैसे बोल देते हैं ना कि सुनते होंगे, असोल्ट वर्ड को भी आपने काफी बार सुना होगा या अधिकतर जो लॉयर वगैरह होते हैं उनके मुंह से आपने ये काफी सुना होगा। ये भी काफी ट्रेंडिंग वर्ड है। गेस्चर, गेस्चर का जो मतलब होता है इशारा, हाव भाव। गेस्चर का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है इशारा या फिर हाव भाव। सी आस्क्ड देम टू लीव एंड गेस्चर्ड टुवर्ड द डोर, उसने उन्हें जाने के लिए कहा और दरवाजे की ओर इशारा किया, ठीक है। सी आस्क्ड देम टू लीव एंड गेस्चर्ड टुवर्ड द डोर, उसने उन्हें जाने के लिए कहा और दरवाजे की ओर इशारा किया। जैसे हम कई बार हम कुछ बातें क्या होते हैं ना, इशारों में बोल देते हैं, तो जो इशारा होता है या अपने हाव भाव से व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम गेस्चर बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये वर्ड मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना या फिर घबराहट। पैनिक अचानक से, जैसे कहते हैं ना, कई बार होता है हमारे हाथ पैर फूल गए या किसी को देखकर हमें अचानक से शौक सा हो जाता है ना, तो घबरा जाना है, घबराहट। डोंट पैनिक इन क्रिटिकल सिचुएशन, गंभीर स्थिति में घबराएं नहीं। कई बार जैसे कि किसी की तबीयत को देखकर हम पैनिक हो जाते हैं या फिर बहुत सारी खुशी को देख के भी लोग घबरा जाते हैं। नेचुरल, नेचुरल का जो मतलब होता है वो होता है आपसी या पारस्परिक। नेचुरल का मतलब होता है आपसी या पारस्परिक। इस वर्ड मीनिंग को आइए हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं उसे देखते हैं। ये भी काफी आपने सुना होगा। जो इतने भी मैंने वर्ड मीनिंग यूज किए हैं वो काफी आजकल ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैंने यूज किए हैं। इट इज दियर नेचुरल मैटर, इट इज दियर नेचुरल मैटर, यह उनका आपसी मामला है। इल्यूजन, इल्यूजन का जो मीन्स होता है भ्रम, माया या फिर गलतफहमी। इल्यूजन का जो मीन्स होता है उसका क्या होता है, गलतफहमी, भ्रम या फिर माया। इट कैन बी योर इल्यूजन, इट कैन बी योर इल्यूजन, यह तुम्हारा भ्रम हो सकता है या फिर यह तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है। ठीक, हम कहते हैं ना कई बार कि ये तुम्हारा भय या तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है। इट कैन बी योर इल्यूजन। ओके, इल्यूजन भी आजकल आपने काफी सुना होगा। अगला जो वर्ड मीनिंग है ये है हमारा
हमारा वर्ड मीनिंग है वो है पार्शियल। पार्शियल से आपको खुद ही पता चल गया होगा कि एक पक्षपातीपूर्ण या पक्षपाती या अंशीय या अधूरा। पार्शियल का मतलब होता है पक्षतापूर्ण या फिर पक्षपाती या फिर अंशीय या अधूरा। पार्शियल से मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं पार्शियल, उससे हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। आई एम वेरी पार्शियल टू स्वीट फूड। आई एम वेरी पार्शियल टू स्वीट फूड मतलब इसका मतलब होता है मैं मीठी चीजों के प्रति बहुत पक्षपाती हूँ। या पक्षपाती मतलब जैसे कहते हैं ना कि पक्षपाती में भेदभाव जैसा वर्ड यूज होता है, तो उसका पार्शियल का मीन्स होता है कि मैं बहुत पक्षपाती हूँ, या फिर मुझे जैसे कहते हैं मुझे बहुत पसंद है मैं किसी को नहीं देती, तो ये पार्शियल्स को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है, ये है हमारा ड्रिजल। यानी कि ड्रिजल का जो मीन्स होता है बूंदाबांदी या रिमझिम वर्षा। आजकल बहुत हो रही है ना कि हल्की हल्की बरसात, बूंदाबांदी, रिमझिम। इट वॉज ड्रिजलिंग लास्ट नाइट। इट वॉज ड्रिजलिंग लास्ट नाइट। ट्रेंसी, ट्रेंसी का मतलब जो होता है वो होता है प्रवृत्ति या फिर रुझान, इच्छा। ट्रेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, रुझान या फिर इच्छा। ही हैज ए टेंडेंसी और टू फॉरगेट थिंग्स। ही हैज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स। उनकी मतलब उसकी चीजों को भूलने की एक प्रवृत्ति है। मतलब कुछ लोगों का होता है ना कि कोई भी चीज रख के भूल जाते हैं, तो मतलब एक हमारी आदत में शामिल हो जाता है, उसे हम टेंडेंसी बोलते हैं कि प्रवृत्ति है, या हमारी मतलब इच्छा के लिए भी हम एडोसिटी, हिम्मत, गुस्ताखी या फिर जरूरत। He had the audacity to ask for an increase in salary. उसे अपना वेतन यानी कि अपना पेमेंट वृद्धि के लिए बोलने का साहस था। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल निशु क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत अच्छी सी क्लासेस। आप इसमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम वर्ड मीनिंग के हिसाब से सेंटेंसेस का यूज करेंगे, तो प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए करते हैं शुरू। स्लैप, स्लैप यानी कि थप्पड़ मारना या चांटा मारना। स्लैप को आप सभी जानते हैं, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है सी राइज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम। सी राइज्ड हर हैंड टू स्लैप हिम। उसने थप्पड़ मारने के लिए उस पर हाथ उठाया। समहाउ, समहाउ का मीन्स होता है कैसे भी या किसी भी तरह। प्लीज गेट मी आउट ऑफ हेयर समहाउ। प्लीज गेट मी आउट ऑफ हर समहाउ। किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकालो। इसका जो हिंदी सेंटेंस है वो किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकालो। हे गाइस, आई एम सॉरी, थोड़ा टाइपिंग करते हुए प्लीज की स्पेलिंग में मिस्टेकिंग हो गई, सो प्लीज इग्नोर इट। पैथिक, पैथिक का जो मीन्स होता है वो होता है करुणाजनक या फिर दिल पर असर करने वाला या फिर नाउमीद, दयनीय। जिसे हम बोलते हैं ना, जैसे जो हमारे दया के काबिल होता है उसे बोलते हैं पैथिक। जिस पर हमें थोड़ा सा क्या आ जाए, जैसे कि ये बहुत बेचारा है, ऐसे तरीके के वर्ड यूज करते हैं ना। बेचारा टाइप जो इंसान होता है उसके लिए हम पैथिक का यूज करते हैं। ओके, डोंट टेल मी योर पैथिक स्टोरी। डोंट टेल मी योर पैथिक स्टोरी, इसका मतलब है मुझे अपनी दुख भरी कहानियां मत सुनाओ। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मीन्स जो होता है वो होता है खुशकिस्मत या फिर भाग्यशाली। कहते हैं ना कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ या भाग्यशाली हूँ, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आई एम फॉर्चुनेट टू हैव ए फैमिली लाइक दिस। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। ओके, फॉर्चुनेट यानी कि खुशकिस्मत या भाग्यशाली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है सुरक्षित बचकर निकल जाना या फिर पलायन करना या भागना। ओके, हाउ डिड यू एस्केप फ्रॉम द कल्स ऑफ द किडनैपर्स। हाउ डिड यू एस्केप फ्रॉम द कल्स ऑफ द किडनैपर्स। किडनैपर्स यानी कि अपहरणकर्ता जो होते हैं। ओके, तो इसके हम बोलते हैं अपहरणकर्ताओं के चंगुल से तुम कैसे बचकर निकल गए। नेक्स्ट है गिमकी। गिमकी का जो मीन्स होता है बनावटी। बहुत से लोग होते हैं ना कि बनावटी होते हैं, मतलब अपना ही एक अलग
तरीका सा दिखाते रहते हैं, उसके बोलते हैं हम गिमकी। गिमकी का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो है आई डोंट लाइक गिमकी थिंग्स। आई डोंट लाइक गिमकी थिंग्स का मतलब होता है मुझे बनावटी चीजें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गिमकी थिंग्स, मुझे बनावटी चीजें पसंद नहीं है। सारी आर्टिफिशियल चीजें यूज करते हैं, ओके, और अपने आप को दिखाते हैं, बहुत ज्यादा शो करते हैं, तो उसे बोल देते हैं हम कि गिमकी थिंग्स है उनकी। स्टेयर, घूरना, एकटक देखना। स्टेयर, घूरना, एकटक देखना। इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट ए गर्ल। इट्स इम्प्लाइड टू स्टेयर एट ए गर्ल। किसी लड़की को घूरना अशोभनीय है, यानी कि अच्छा नहीं है, ओके। तो इसे हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगला है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, लाभप्रद, फायदे का, ठीक है। शायद आप लाभप्रद और फायदे का तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो इसका जो हम एग्जांपल है वो लेंगे, दिस बिजनेस इज हाईली लुक्रेटिव। दिस बिजनेस इज हाईली लुक्रेटिव, यह व्यवसाय अत्यधिक लाभदायक है। व्यवसाय यानी कि बिजनेस, ओके, या व्यापार हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि यह व्यापार अत्यधिक लाभदायक है, यानी कि प्रॉफिटेबल है, ओके। नेक्स्ट है कंसोल। कंसोल, दिलासा देना या फिर संतावना देना। कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना या फिर संतावना देना। हम किसी को कहते हैं ना कि चलो छोड़ो यार, तुम इस चीज को छोड़ दो, मतलब किसी को हम बहुत, जैसे कोई बहुत परेशान है तो उससे हम बात करते हैं, उससे अच्छी अच्छी बात करते हैं और उसे कॉन्फिडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो दिलासा देना ही होता है। तो उसे हम ऐसे यूज करेंगे, वी ट्राई टू कंसोल हर व्हेन हर डॉग डायड। जब उसका कुत्ता मर गया तो हमने उसे संतावना देने की कोशिश की। ऋण, ऋण का मतलब होता है बर्बाद या फिर नाश करना। ऋण का मतलब होता है बर्बाद या फिर नाश करना, ओके। तो इसका जो हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेंगे वो ये है, ड्रग्स कैन रन योर लाइफ। ड्रग्स कैन रन योर लाइफ मतलब ड्रग्स तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है या कर देता है, ओके। फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना या फिर सफल करना। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना या फिर सफल करना, ठीक है। आई हैव टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम। आई हैव टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम, मुझे अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। इंट्रैप, इंट्रैप का मतलब जो होता है, इंट्रैप वैसे आप बहुत अच्छे से इस मीनिंग को कई बार भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इंट्रैप का मतलब होता है फंसाना या बहकाना, ओके। इंट्रैप का क्या मतलब होता है, फंसाना या बहकाना। तो इसका जो हम एग्जाम्पल यूज करेंगे वो करेंगे, he has taken my name just to entrap me. He has taken my name just to entrap me. उसने मेरा नाम सिर्फ मुझे फंसाने के लिए लिया है, ओके। टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू या विश्वासघाती। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू या विश्वासघाती, यानी कि जो विश्वास के लायक नहीं होता ना उसे बोलते हैं हम टर्न कोट, ठीक है, जो बार बार धोखा देता है। एवरीवन न्यू ही इज ए टर्न कोट, सभी जानते थे कि वह एक दल बदलू है, जिसे हम दोगला नाम से बोल देते हैं ना कि दोगला है। थ्रो, थ्रो मीन्स होता है फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है, थ्रो मीन्स होता है फेंकना। स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर। स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर, अपना कचरा यहाँ फेंकना बंद करो, ओके। कुछ लोग होते हैं ना इधर उधर फेंक देते हैं, अपने घर का कचरा निकालते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे हम बोलते हैं स्टॉप थ्रोइंग योर गार्बेज हियर। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है संगीन या संदेह युक्त या फिर शक। सस्पेक्ट क्या मतलब होता है कि जैसे हम कुछ लोग शक लायक होते हैं, मतलब सस्पेक्ट पर्सन, ओके। तो उसका जो हम एग्जांपल है हम उसे इस तरीके से यूज करेंगे। वैसे इस सस्पेक्ट को हम और भी कुछ कहते हैं, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि सस्पेक्ट को हम और क्या कहते हैं। व्हाई डू यू सस्पेक्ट हिम सो मच। व्हाई डू यू सस्पेक्ट हिम सो मच, तुम उस पर इतना शक क्यों करते हो। ब्रूज, ब्रूज का जो मतलब होता है वो होता है चोट, खरोच या फिर कुचलन हो जाती है ना, चोट खरोच हो जाती है, वो जैसे छिलसी जाता है उसे हम बोलते हैं खरोच या फिर चोट या कुचलन। ब्रूज का मतलब होता है चोट, खरोच या कुचलन। इट इज जस्ट ए स्मॉल ब्रूज। इट इज जस्ट ए स्मॉल ब्रूज, यह तो बस एक छोटी सी खरोच है, या तो बस एक छोटी सी चोट है, या फिर यह तो बस एक छोटी सी कुचलन है। हम इसे तीनों तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, ओके। आप क्या बोलते हैं जरूर बताना।
इम्पोज, इम्पोज लागू होना, प्रभाव डालना या फिर थोपना। इम्पोज का मतलब होता है लागू होना, प्रभाव डालना या फिर थोपना। देयर इज ए कर्फ्यू इम्पोज इन माई टाउन। देयर इज ए कर्फ्यू इम्पोज इन माई टाउन। मेरे शहर में कर्फ्यू लगा है। ठीक है, मेरे शहर में कर्फ्यू लगा है। देयर इज ए कर्फ्यू इम्पोज इन माई टाउन। वर्ड जो है हमारा वो है स्टील। स्टील का जो मीन्स होता है वो होता है चुराना। स्टील का जो मीन्स होता है वो होता है चुराना। Someone has stolen my watch. Someone has stolen my watch. स्टील की जो थर्ड फॉर्म है वो हमने यहाँ पे यूज की है। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं Someone has stolen my bag. यानी कि किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। इंडेटेड, इंडेटेड का जो मीन्स होता है वो होता है इंडेटेड यानी कि किसी के ऊपर हम जैसे कि कर्ज वाली बात कर देते हैं या किसी के ऊपर ऋण होता है, ऋणी होता है या आभारी होता है। इंडेटेड का मतलब होता है आभारी या ऋणी। आई विल बी ऑलवेज इंडेटेड टू यू। आई विल बी ऑलवेज इंडेटेड यू। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। यानी कि कोई हमारा मुसीबत के समय काम आ जाता है तो हम बोलते हैं ना कि वह हम उसके आभारी हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अननावली। का मतलब होता है गलती से या फिर अनजाने में। आई डिड इट अननावली मतलब कि मैंने यह अनजाने में किया या मुझसे ये गलती से हो गया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है वो होता है टॉलरेट। टॉलरेट का जो मीन्स होता है वो होता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। टॉलरेट का जो मीन्स होता है वो होता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा या मैं इस तरीके की व्यवहार को मैं सहन नहीं करूंगा। तो कुछ वर्ड मीनिंग ये थे। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा एक प्रयास है आप तक इस तरीके की नॉलेज को पहुंचाना। तो प्लीज आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना करना। ओके, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अबव ऑल। अबव ऑल का मीन्स होता है खास करके या फिर सबसे ऊपर या सबसे पहले। अबव ऑल, ओके। जैसे रियान इज हार्ड वर्किंग, चेयरफुल एंड अबव ऑल हॉनेस्ट। रियान इज हार्ड वर्किंग, चेयरफुल एंड अबव ऑल हॉनेस्ट। मतलब इसका मतलब होता है कि जो रियान है वो हार्ड वर्कर भी है, चेयरफुल भी है। मतलब रियान मेहनती, हंसमुख और खास करके वो ईमानदार है। यानी कि सबसे ऊपर यहाँ पे हमने होनेस्ट को दिया है ना। ऐसे ही अबाउ ऑल आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी कॉन्फिडेंट। अबाउ ऑल आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी कॉन्फिडेंट। इन सबसे ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आत्मविश्वासी हो। तो इस तरीके से हम अबाउ ऑल का यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है आई मीन टू से जिस वर्ड से हम बना रहे हैं, अगला वर्ड है हमारा एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी या फिर थोड़ा भी। एट ऑल बिल्कुल भी और थोड़ा भी। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। या फिर येलो डजंट सूट मी एट ऑल। येलो डजंट सूट मी एट ऑल। पीला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब होता है आराम से, घबराओ मत। टेक इट ईजी, आराम से या फिर घबराओ मत। तो टेक इट ईजी का यूज़ हम किस तरीके से सेंटेंस में करेंगे तो चलिए करते हैं। टेक इट ईजी, डोंट पैनिक। टेक इट ईजी, डोंट पैनिक, आराम से घबराओ मत। आराम से घबराओ मत। कई बार हम लोग हो जाते हैं ना पैनिक, तो कुछ लोग होते हैं जो हमारे सलाहकार होते हैं, बोलते हैं टेक इट ईजी। Take it easy when you are on the stage. Take it easy when you are on the stage. यानी कि हमें सभी स्टेज पर क्या रहना चाहिए, आराम से रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। एट फर्स्ट, पहले या फिर शुरू में। पहले या फिर शुरू में। एट फर्स्ट का जो मीन्स होता है पहले तो शुरू में। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज बट देन ही एक्सपेक्टेड। मतलब इसका मतलब होता है कि पहले तो उन्होंने
मना कर दिया और फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। नो वन बिलीव मी एट फर्स्ट मतलब पहले तो किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। इस तरीके से हम एट फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। नो लेस देन से कम नहीं, से कम नहीं। देयर वर नो लेस देन 50 पीपल एट द पार्टी। देयर वर नो लेस देन 50 पीपल एट द पार्टी। पार्टी में 50 से कम लोग नहीं थे। पार्टी में 50 से लोग कम नहीं थे। He won no less than 5 lakh in the lottery. He won no less than 5 lakh in the lottery. उसने लॉटरी में 5 लाख से कम नहीं जीते। इस तरीके से हम no less than का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है और एंड और। और एंड और बार बार। और एंड और का मतलब होता है बार बार। He plays the same song over and over. He plays the same songs over and over. गाने को बार बार बजाता है। नेक्स्ट है I have warned you over and over not to do that. इसका मतलब होता है कि मैंने बार बार तुम्हें चेतावनी दी कि ऐसा मत करो। नेक्स्ट वर्ड है really on यानी कि विश्वास रखना, पर निर्भर होना, पर विश्वास रखना, पर निर्भर होना। You can rely on me for help. You can rely on me for help. आप मदद के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आप मदद के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। You should rely on your own efforts मतलब आपको अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए। इस तरीके से हम rely on का यूज कर सकते हैं। More or less करीब करीब या ज़्यादा या कम, लगभग। इस तरीके से इन तीनों हिंदी वर्ड्स के लिए हम मोर और लेस का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ मोर और लेस सर्टेन। इट इज़ मोर और लेस सर्टेन। सर्टेन यानी कि निश्चित होना, तय होना, करीब करीब या लगभग तय ही है, या लगभग तय ही है। इट इज़ मोर और लेस सर्टेन का। द प्रोजेक्ट वाज मोर और लेस ए सक्सेस। द प्रोजेक्ट वाज मोर और लेस ए सक्सेस। इसका मतलब होता है यह प्रोजेक्ट करीब करीब सफल रहा। नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से या की तरफ से। इन दोनों हिंदी वर्ड्स के लिए हम ऑन हाफ ऑफ का यूज कर सकते हैं। ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर। उसने अपने भाई की ओर से बात की। मतलब जब हम किसी की तरफ से बात करते हैं तो उसे कहते हैं ना कि मेरी बिहाफ में बोल रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ। बहन भाई के बारे में या माता पिता बोलते ही रहते हैं ना, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। आई वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त की तरफ से अभिनय कर रहा था। मतलब किसी के स्थान पर हम कोई काम करने लगते हैं तो उसे भी हम कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। नेक्स्ट है टू सेम एक्सटेंड। टू सेम एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब जो होता है वो होता है कुछ हद तक। टू सेम एक्सटेंड यानी कि कुछ हद तक या कुछ कहते हैं ना जिसकी कुछ लिमिट होती है। आई एग्री विद यू टू सेम एक्सटेंड। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंड। मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूँ। ओके, इस तरीके से हम टू सेम एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि टू सेम एक्सटेंड यू आर करेक्ट। टू सेम एक्सटेंड यू आर करेक्ट। कुछ हद तक तुम सही हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सटेंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन डिटेल। इन डिटेल विस्तार से या फिर तफसील से, आराम से, मतलब पूरे धैर्य से। कहते हैं ना कि तुम हमें आराम से बताओ या पूरा व्यापक तरीके से बताओ। तो आई वॉन्ट टू नाउ मोर अबाउट इट इन डिटेल। आई वॉन्ट टू नाउ मोर अबाउट इट इन डिटेल। मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। सी described the accident in detail. She described the accident in detail. उसने दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताया। एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर का यूज हम किस तरीके से करते हैं? अब और नहीं। एनी लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। इसका मतलब होता है मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't stand it any longer. She doesn't work here any longer. She doesn't work here any longer.
वह अब यहाँ काम नहीं करती। इस तरीके से हम एनी लॉन्गर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। विदाउट फेल, विदाउट फेल का मतलब है बिना चूके या फिर हमेशा या जरूर, या किसी काम को हम चूक जाते हैं ना, बिना चूके भी हम इसको बोल सकते हैं। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे विदाउट फेल। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे विदाउट फेल। मेरी माँ बिना चूके हर रोज़ कहाँ जाती है? मंदिर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंस है आई विल बी देयर एट 2 o'clock विदाउट फेल। मतलब मैं 2 बजे वहाँ जरूर होऊंगा। इस तरीके से हम विदाउट फेल का यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी अपना विदाउट फेल को लगाकर कोई सेंटेंस बनाकर हमें कमेंट में जरूर भेजना। इन ऑर्डर टू के लिए के उद्देश्य से, इन दोनों के लिए हम टू इन ऑर्डर का यूज़ करते हैं। आई मेडिटेट इन ऑर्डर टू रिलैक्स। आई मेडिटेट इन ऑर्डर टू रिलैक्स। मैं शांत होने के लिए ध्यान लगाता हूँ। मैं शांत होने के लिए क्या करता हूँ? ध्यान लगाता हूँ। She skipped lunch in order to go shopping. She skipped lunch in order to go shopping. खरीदारी के लिए उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया। ठीक है। ऐसा तो बहुत सारी लेडीज करती होंगी ना, जरूर बता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार तो आप हम कमेंट में जरूर बताइएगा कि टू कैपल के साथ हम कौन से सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑन द स्पॉट, उसी जगह या फिर मौके पर। ऑन द स्पॉट में बोलते हैं उसी जगह या फिर मौके पर। ही आंसर द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। He answered the question on the spot. उन्हें मौके पर ही सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मौके पर ही सवाल का जवाब दिया। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं She made a decision on the spot. She made a decision on the spot. उसने मौके पर ही निर्णय लिया। इस तरीके से हम on the spot का यूज करते हैं। नेक्स्ट है then and there. then and there. देन एंड दियर को आपने काफ़ी बार यूज़ किया है, लेकिन हम उसे बोलेंगे तभी का तभी या उसी समय। देन एंड दियर को तभी का तभी या उसी समय। आई रिफ्यूज हिज प्रपोजल देन एंड दियर। मैंने उसी समय उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आई रिफ्यूज हिज प्रपोजल देन एंड दियर। नेक्स्ट, she decided then and there that she will help her. She decided then and there that she will help her. उसने तभी का तभी फैसला किया कि वह उसकी मदद नहीं करेगी। टेक टाइम, टेक टाइम समय लेना। टेक टाइम का मीन्स होता है समय लेना। सम थिंग्स टेक टाइम, सम थिंग्स टेक टाइम। कुछ बातें समय लेती हैं। इट मे टेक टाइम but everything will be fine. It may take time but everything will be fine. इसमें समय लग सकता है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। At the same time, at the same time, एक ही समय पर या फिर साथ ही। At the same time. I felt both happy and sad at the same time. I felt both happy and sad at the same time. मुझे एक ही समय में खुशी और दुख दोनों महसूस हुए। हमें दूसरी तरीके से हमें ऐसे यूज़ कर सकते हैं She was laughing and crying at the same time. She was laughing and crying at the same time. वह एक ही समय में हंस रही थी और रो रही थी। इस तरीके से हम at the same time का यूज़ करते हैं। As a result, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है फलस्वरूप या फिर नतीजन के कारण। ठीक है। सी डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ हर इंजरी। सी डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ हर इंजरी। चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। द फ्लाइट वाज डिलेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉग। कोहरे के कारण उड़ान में देरी हुई। नेक्स्ट है एट टाइम्स। एट टाइम्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं? तो चलिए करते हैं कभी कभी। एट टाइम्स का मतलब होता है ही कैन बी रियली मोडी एट टाइम्स। ही कैन बी रियली मोडी एट टाइम्स। कभी कभी वह बहुत मूडी हो सकता है। एट टाइम आई वॉन्डर वेदर ही विल एवर गेट ए जॉब।
कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसे कभी नौकरी मिलेगी। इस तरीके से हम एट टाइम्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंड वॉट नॉट। एंड वॉट नॉट। एंड वॉट नॉट का मीन्स होता है और क्या नहीं, और क्या नहीं। तो हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ही कॉल मी एन idiot, fool and what not. I call me an idiot, fool and what not. उसने मुझे एक बेवकूफ़, मूर्ख और क्या नहीं कहा। He called me an idiot, fool and what not. उसने मुझे एक बेवकूफ़, मूर्ख और क्या नहीं कहा। इस तरीके से हम and what not का यूज़ कर सकते हैं। ओके मैंने ये सीरीज चलाई है, आई होप आपको पसंद आई होगी। हम दूसरी तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, आई गेव हिम द बुक्स, टॉयज, क्लॉथ एंड वॉट नॉट। मैंने उसे किताबें, खिलौने और कपड़े और क्या नहीं दिया। टू द पॉइंट। टू द पॉइंट मुद्दे का या फिर प्रसंगी या विषयानुकूल। हम इसे टू द पॉइंट को तीनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। आई एम इन हरी सो कम टू द पॉइंट। आई एम हरी सो कम टू द पॉइंट। मैं जल्दी में हूँ इसलिए मुद्दे पर आओ। मैं जल्दी में हूँ इसलिए मुद्दे पर आओ। दूसरी तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हिज आंसर वॉज टू द पॉइंट। हिज आंसर वॉज टू द पॉइंट। उसका उत्तर प्रासंगिक था। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगला सेंटेंस है हमारा, मतलब वर्ड है हमारा, रिग्रेडल्स ऑफ। रिग्रेडल्स ऑफ का मतलब होता है कि परवाह किए बिना। डू इट रिग्रेडलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। मैं इसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना करूँगा। मैं इसे परिस्थितियों की परवाह किए बिना करूँगा। और दूसरे तरीके से हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ही सेज वॉट ही थिंक्स रिग्रेडलेस ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग। ही सेज वॉट ही थिंक्स रिग्रेडलेस ऑफ अदर पीपल फीलिंग्स। वह जो सोचता है वो कहता है दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह किए बिना। इस तरीके से हम रिग्रेडलेस ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विदाउट क्वेश्चन। विदाउट क्वेश्चन, बिना सवाल के या फिर निसंदेह। बिना सवाल के या फिर निसंदेह। ही इज़ विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। ही इज़ विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। वह निसंदेह नौकरी के लिए सबसे अच्छा आदमी है। दूसरे तरीके से हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट क्वेश्चंस को। विदाउट क्वेश्चन इट वॉज द रोस्ट डे ऑफ माई लाइफ। बिना सवाल के, निसंदेह यह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। तो विदाउट क्वेश्चन का हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का जो मीन्स होता है वो होता है आखिरकार। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार। आफ्टर ऑल सी इज़ माई सिस्टर। आफ्टर ऑल सी इज़ माई सिस्टर। आखिर वह मेरी बहन है। तो आफ्टर ऑल का दूसरे तरीके से हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट तरीके से, इट टर्न आउट टू बी ए नाइस डे आफ्टर ऑल। इट टर्न आउट टू बी ए नाइस डे आफ्टर ऑल। इन सब के बाद यह एक अच्छा दिन निकला। इन सब के बाद यह एक अच्छा दिन निकला। ओके, आफ्टर ऑल का यूज़ हम इस तरीके से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज हमारी कैसी लग रही है। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आगे हम इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।